नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। रेल में सफर करना महंगा हो रहा है। यात्री किराए में 14.2% का इजाफा कर दिया गया है। औसतन 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक ज़्यादा कीमत टिकट के लिए अब चुकानी पड़ेगी। यात्री कह रहे हैं कि उनके लिए कड़वे दिन आ गए हैं। वहीं रेल मंत्री ने कहा है कि ये फैसला पिछली सरकार का था और वो सिर्फ इसे लागू कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ये विश्व स्तर की रेल सुविधा बनाने के लिए लिया गया एक सही फैसला है। रेल यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन दुखद समाचार लेकर आया। यात्री किराए में 14.2% का इजाफा किसी सदमे से कम नहीं है, वो भी तब जब महंगाई दर भी बीते 5 महीनों में सबसे ज्यादा 6.01% पर जा पहुंची है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं, क्योंकि अच्छे दिनों के लिए जिस जनता ने मोदी को बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाया था, अब सब कहने लगे हैं कि कड़वे दिन आ गए हैं। विरोधी दलों को मोदी सरकार पर वार करने का एक अच्छा मौका मिल गया है। पूरे देश में मोदी विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगभग एक हफ्ते पहले ही कड़वे फैसलों के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था की अच्छी सेहत के लिए हमें आज कड़वी दवाइयां लेनी पड़ेंगी। हालांकि जनता के गुस्से को देखते हुए ज्यादातर भाजपा नेता इसे पिछली सरकार में लिया गया फैसला कहकर जिम्मेदारी को टालने में भी लगे हुए हैं। अच्छे दिन तो मोदी जी ने कहा आने वाले हैं, आ गए हैं, लेकिन ये मोदी जी के अच्छे दिन आए। चीफ मिनिस्टर से पीएम बन गए, जनता के तो दिन वही रहेंगे, उससे भी बदतर हो गए। अगर मान लो किराया बढ़ा है तो हमें फैसिलिटी तो चाहिए। आज हम रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं टिकट बुक करवाने के लिए, इतनी लंबी लाइन, तत्काल में लोगों ने टिकटें बनाई, रात को 12 बजे खड़े रहते हैं। सरकार को हमारे लिए भी सोचना चाहिए। हमारा विश्वास उनकी तरफ है। हम कह यहाँ से पैर पकड़ा वहाँ से खींच दिया, ऐसा मुद्दा नहीं चलेगा। अगले महीने के पहले हफ्ते में रेल बजट पेश किया जाने वाला है। बजट से पहले बढ़ा रेल किराया रेलवे को सालाना 8,000 करोड़ की आय देने के लिए लागू किया जा रहा है। तो देश में महंगाई और बढ़ रही है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अच्छे दिनों के लिए हमें पहले बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। क्या वाकई आने वाले दिन अच्छे हैं और मौजूदा महंगाई थोड़े वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगी या फिर हमें आर्थिक तौर पर राहत पहुंचाएगी? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज के शर्मा, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। भाजपा से नेता अनिल मेहता जी हमारे साथ हैं, भाजपा के सवालों के जवाब वो हमें देंगे। साथ ही एच.एस. लक्की साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर मनोज, आपसे शुरुआत करेंगे। बतौर अर्थशास्त्री आप केंद्र सरकार के इस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं? नेहा जी, ऐसे है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब हम देखते हैं उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड। पहले गवर्नमेंट ने 10 साल तक कोई करार नहीं बढ़ाया। पिछले 2 साल में पिछले जनवरी में इन्होंने कोई लगभग 20% इंक्रीज किया और पिछली गवर्नमेंट ने भी मई में इन्होंने 15-20% का प्रपोजल किया। मैं इस आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने ठीक किया या कहीं किया या कुछ किया, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन बतौर अर्थशास्त्री कुछ तो राय रखेंगे। हाँ, वो मैं नहीं, अब आपको मैं कमिंग टू ये जो आज की डेट में जो हम कह रहे हैं, ये पहली बात तो ये है कि इन्होंने हमारा बजट पेश होना था अब कुछ दिनों के बाद जी। अगर ये किराया उस टाइम अनाउंस करते और साथ में हमको ये बताते कि हमने क्या कुछ करना है साथ में पैसेंजरों के लिए, लोग के लिए, रेलवे के लिए, इट हैड बीन वेरी गुड रिस्पांस। अच्छे तरह से इसका स्वागत किया जाता है, अच्छा तरीके से स्वागत किया जाता। जो कोई बोलते भी, हमने गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ये उन्होंने बताना चाहिए था उनको कि हमने ये चीज पैसे। अब मेरा पर्सनल व्यू एज इकोनॉमिस्ट ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए उनकी जो इनकम फैक्टर है, रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, मैं पंजाब में पढ़ा रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 20 साल से हमारी जो फीस है वो 4,000 रुपये है साल की। आइम्स की फीस भी आज से 10 साल पहले कोई 5,000 होती थी, अब उसकी 15 लाख हो गई है। हमारी फीस अभी भी 5,000 है, जबकि हमारे जो स्कूलों की फीस है वो जो की होती थी 500 रुपया, आज से 10,000 रुपये हो गई है। मेरे यानी आपका कहना है कि इनकम जरूरी है, अगर आपको जरूरी है, बट उसको उससे हमारी फैसिलिटी बढ़ेगी। जी, फैसिलिटी बढ़ेगी, यानी रेल की सुविधाओं के लिए। गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है कि क्या करेंगे
ये तो अच्छी लेकिन बात कुल है। मिलाकर आपने कहा कि वक्त गलत है, फैसला सही है। जब फैसला बजट सही हो आता सकता और है, परियोजनाओं बट की थोड़ा सा वक्त ठीक नहीं। जी जी जी। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा क्या कहेगी? कह रही थी अच्छे दिन आएंगे, महंगाई पर काफी रोष दिखाते थे नरेंद्र मोदी। बकायदा पिछली बार जब रेल किराया बढ़ाया गया था तो प्रधानमंत्री को उन्होंने एक पत्र लिखकर ये किराया वापस लेने की मांग की थी। अब खुद 14.2% का किराया बढ़ाना, क्या वो अपने वादे से भटक गए हैं? नेहा जी, क्या है कि नो डाउट ये बड़ा ही टफ और अनपॉपुलर डिसीजन है। अगर हम बीमार होंगे, स्वास्थ्य हमारा कमजोर होगा, हमें दवाई लेनी पड़ेगी और दवाई की कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। तो क्या सर्जरी की जरूरत आ गई है? सर्जरी की जरूरत नहीं आई। अगर ये कायम रहता कुछ और साल तो जरूर सर्जरी की जरूरत आती, बिकॉज हमें हर साल पिछले 10 साल से, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, कि कोई भी ना ही पैसेंजर फेयर बढ़ाया गया है ना ही माल भाड़ा बढ़ाया गया। 26,000 करोड़ का हमें हर साल फिस्कल डेफिसिट हो रहा है रेलवेज के अंदर। तो आपका 5 फरवरी 2014 को रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया कि पैसेंजर फेयर 10% और माल भाड़ा 5% बढ़ाया जाएगा। 11 फरवरी 2014 को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आज नेता विपक्ष हैं, एंटरिम बजट में उन्होंने प्रपोज किया था और उसी को आपके नेता यही कह रहे हैं कि उसी फैसले को लागू किया जा रहा है। वो उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति देखते हुए, जनरल इलेक्शंस को आगे देखते हुए वो लागू नहीं हुआ। उससे क्या हुआ? 900 करोड़ का घाटा रेलवे को हर महीने हो रहा है। एक दूसरा, मॉडर्नाइजेशन। आप कहीं पर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए, कोई भी रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जिसे हम मॉडर्न रेलवे स्टेशन कह सकें। सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, और जो यानी कुल मिलाकर रेल की भलाई के लिए, रेल की सुविधाओं के लिए भाजपा ने ये कठोर, कड़वा लेकिन सही फैसला उठाया है, जो कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार नहीं कर पाई थी। लखी जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मैं तो सबसे पहले, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज भाजपा के नेता एक इकोनॉमिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले इनकी जबान बिल्कुल बदली हुई थी। इनकी कथनी और करनी में जब कांग्रेस के लोग कहते थे कि फर्क है, तब लोग शायद मानने को तैयार नहीं थे। आज से कुछ दिन पहले तक अगर 10 पैसे की वृद्धि भी कहीं भी किसी चीज में होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को आसमान पर उठा लेते थे। जगह जगह प्रदर्शन हो, रेलों को रोका जा रहा था, और तरह से प्रदर्शन होते थे, पुतले जलाते थे। आज बिल्कुल ये अपनी बात से पलटकर उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रेल में किराए में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज बिल्कुल ये आके बात कहूं कि जी बिल्कुल वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी और बिल्कुल इनको अपोज करूं, मैं इस बात को नहीं कह रहा। लेकिन और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी वृद्धि होनी चाहिए वो हमेशा एक फेज्ड मैनर में होनी चाहिए। 2%, 3%, 4%, 5%, जितना कि जनता जिसका बोझ सह सके। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं कि जी हमने तो कांग्रेस का जो डिसीजन था उसे इंप्लीमेंट कर दिया। ये तो सारे डिसीजन कांग्रेस के इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये एफडीआई को अपोज कर रहे थे, आज ये बात कर रहे हैं कि जितनी देश के अंदर जितनी भी जगह, सभी जगह एफडीआई को लाया जाएगा। ये पेट्रोलियम का अपोज करते थे कि हाइक 3 बार पेट्रोलियम का और डीजल का हाइक हो चुका है, इन्होंने पॉलिसी नहीं बदली। ये सिलेंडर्स के जो पॉलिसी बनी थी उसको अपोज करते थे, महीना से ऊपर हो गया, इन्होंने उस पॉलिसी को चेंज नहीं किया। ये सभी पॉलिसीज, अब पहले ये बात करते थे कि मनमोहन सिंह जी की और कांग्रेस की सभी पॉलिसीज गलत हैं, आज ये उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करने की बात, आज ये कॉन्टिन्यूटी की बात करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये पहले कुछ और बात करते थे, आज कुछ और बात यानी आप कह रहे हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और रही दूसरी बात, मैं इनसे कहता हूं कि अगर आज इन्होंने वृद्धि की और आज ये इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं और ये आज बीमार उसको स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं और कड़वी दवा पिलाने की बात करते हैं, जब कांग्रेस ये स्टेप उठाना चाहती थी या कांग्रेस कोई इस तरह से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करती थी, तब ये पूरी तरह से वोसिफोरसली उसको अपोज करते थे। तो आज या तो ये पहले गलत थे या ये आज गलत हैं। तो एक जगह तो ये गलत हैं और जिस भी जगह गलत हैं वहां उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। अनिल जी, आपसे आप प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आप पहले गलत थे, आप गलत है, अब आप ठहरा रहे हैं खुद को सही, लेकिन पहले आप अपोज करते थे जब यूपीए सरकार कुछ भी चीज़ों को महंगा करने का फैसला सुनाती थी, आप ही शोर मचाते थे, संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाती थी। बिना पॉलिसीज के किसी भी चीज को, इकोनॉमिक्स को नहीं चलाया जा सकता। जिस हिसाब से वृद्धि हुई है, आप देखिए हमारा आर्थिक जो वृद्धि थी वो कहां गई है, 5% से कम हो गई है।
सारी चीजों को तो कंसोलिडेट लॉन्गर टर्म करके में आप कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म में ये जो भाजपा का फैसला है वो अच्छा साबित होगा। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि लॉन्गर टर्म में यानी विकास, आर्थिक विकास दर की बात करें तो इस फैसले का किस हद तक असर पड़ता नजर आ रहा है कि अगर जो हम कहते हैं कि 8,000 करोड़ का फायदा होगा, इनकम बढ़ेगी, मेरे हिसाब से अगर एज इकोनॉमिस्ट अगर ये पैसा हम ज़्यादा यूज़ करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेलवे पिछले कई सालों से पैसा खर्च रही है तनख्वाहों में, उनका पेंशन फंड इतना ज़्यादा हो गया है कि रेलवे को सिर्फ चलाने के लिए पेंशन देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है। अगर ये कुछ पैसा मेरे हिसाब से अगर 30-40% पैसा भी 9,000 करोड़ का अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाला गया तो उससे हमारी रेलवे की फैसिलिटीज बहुत अच्छी तरह बढ़ेगी, जिससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो सेकेंडली जो पिछली गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट जो पेश किया था वो तब भी हम लोगों ने बहुत उसकी प्रेज की थी, बिकॉज वहां पर पब्लिक पार्टनरशिप की बात की थी, रेलवे अथॉरिटी की बात की थी, न्यू लाइंस की बात की थी, उससे रेलवे का जो तमाम परियोजनाएं अटकी हुई हैं उन सबको उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उससे काफी हमारे, बिकॉज रेलवे जो एक देश की ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए सेहत होनी अच्छी जरूरी बात है। लकी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये जो चीजें हैं, बट वो नहीं मैं डिबेट में पढ़ना चाहता कि गवर्नमेंट पिछली पार्टी से अपोजिशन किया वो किया, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे थे, बट मेरे हिसाब से ये जो हर चीज में जैसे एक बहुत अच्छा कदम पिछली गवर्नमेंट ने किया था, जो अब ये गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा काम, वो डीजल के प्राइसेस है। पहले डीजल के रेट बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिया, 10 रुपये, वो अच्छी बात नहीं है। अब 50 पैसे हर 6 महीने में बढ़ा देते हैं, उससे क्या हुआ, घाटा भी कम हो रहा है, लोगों को तकलीफ भी नहीं हो रही। तो लकी साहब ने ये बोला 14% है, चलो वो तो गवर्नमेंट के पर डिपेंड करता है, 14% किया या 5% किया है, करना तो पड़ना था एक्चुअली, वो तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था रेलवे को हेल्दी पोजीशन में लाना, क्योंकि आज की डेट में एक रेलवे एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया में जो डिफेंस को छोड़ के जो पब्लिक सेक्टर में है जी, और पब्लिक को फायदा पहुंचाया जा सकता है रेलवे को सुधार के। लेकिन एक आम आदमी का सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे डॉक्टर साहब, एक आम आदमी जिसकी इनकम साल दर साल इतनी नहीं बढ़ती, जिस दर से महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि वैसे आम आदमी के लिए ये सब फैसले अच्छे साबित होंगे? मैडम अगर आप देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि अमृतसर से हावड़ा का जो फेयर है वो 150 रुपये है सिर्फ, आम थर्ड क्लास का। अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए 125 रुपये किराया है, जबकि बसेस का किराया 400 रुपये या 500 रुपये हो गया। तो आम पब्लिक कैन अफोर्ड इट। स्कूलों में अगर टीचर ही नहीं है तो क्या पढ़ाया जाएगा? फीस अगर 2 रुपये भी कर दी, माफ कर दी, अगर टीचर ही नहीं क्या करोगे? अगर रेलवे नहीं हमारे पास है, अगर फैसिलिटी नहीं है, ट्रेनें नहीं है, तो उसका क्या फायदा होगा? इसलिए कुछ ना कुछ तो हमको कोई कठोर कदम तो लेने पड़ेंगे, और एक कदम जो लिया है उससे थोड़ा सा हमारा बजट बैलेंस होगा, जो कि 26,000 करोड़ का जो घाटा चल रहा है उससे सस्टेनेबिलिटी होगी। जी लकी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जब सरकार में थे तब आपने ही ये एंटरिम बजट पेश किया था, जिसमें 10 से आगे कुछ फीसद तक रेल किराया बढ़ाए जाने को मंजूरी मिली थी, केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी, तभी ये एंटरिम बजट पेश किया गया था। अब आप इस फैसले को क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं इस फैसले का उस तरीके से विरोध नहीं कर रहा, मैं कुछ बातें रख रहा हूं, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे। पहली बात मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं, कांग्रेस कभी ये नहीं कहती कि रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए या जो हाइक है वो नहीं होना चाहिए। हाइक होना चाहिए, पर एक सस्टेन्ड वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। वो तो अगर 10 साल से, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर 10 साल से हाइक नहीं हो रहा था, मैं समझता हूँ कि वो जरूरत थी। और कई बारी हालात इस तरह के बन जाते हैं, इस तरह में देश का हालात, वो हालात कैसे बनते हैं कि आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, मगर उन रिफॉर्म्स को लाने के लिए आपको पार्लियामेंट की सपोर्ट चाहिए, आपको लोगों का समर्थन चाहिए। और अगर सभी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं और आप अगर कोई रिफॉर्म लाने की कोशिश करती हैं तो देश की संसद को चलने नहीं दिया जाता, हो हल्ला मचाया जाता है। यूपीए भी रिफॉर्म लाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, मगर जो ये हाइक हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये बहुत ज्यादा है, ये लोगों की, गरीब आदमी की कमर तोड़ देगा। पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनके जो प्रधानमंत्री के तब उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री देश के बन गए हैं, जगह जगह पर हमेशा वो इस बात का विरोध करते थे। और जितनी भी आप उनकी स्पीचेस ले लीजिए, जहां पर भी उन्होंने बोला, महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। और आज मैं ये सवाल मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं
कि जगह जगह तो आप ये कहते थे, वो कहते महंगाई बढ़ रही है, महंगाई, आम जी। आदमी पिस रहा है, गरीब आपकी आदमी मर सरकार जाएगा। आएगी तो अच्छे दिन लाएगी, अच्छे दिन महंगाई से आएंगे, राहत दिलाएगी। ये जी। काहे के अच्छे दिन जी। हैं, ये तो कड़वे दिन आ गए। और आज ये बात कर रहे हैं, जब ये कर रहे हैं तो तर्क दे रहे हैं कि कभी कभी कड़वी दवाई पिलानी जी, पड़ती जी, है। इस बात की भी क्या गारंटी है कि कड़वी दवाई पिलाने के बाद भी बीमार का हाल अच्छा हो जी जाए? डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि लकी साहब ने कहा कि कमर तोड़ देने वाला ये फैसला है आम जनता का, आपको लगता है कि इससे जो रेल यात्री उनकी वाकई कमर टूटने वाली है, इतना महंगा वो किराया वहन नहीं कर सकते? मैडम ऐसे है, देखिए आप, जैसे मैंने बात बोली, अगर 1000 रुपये से कोई 14% इंक्रीज करो, उसका मतलब होता है 1000 का 1400। जी। 100 रुपये का 14% करना, वो सिर्फ 114 रुपये। तो ये चीज देखनी, परसेंटेज जो फिगर है, ये बहुत मिस्टीरियस चीज होती है हमारे इकोनॉमिक्स में। परसेंटेज हैज टू बी सीन फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के जो किराए हैं, वो उससे जो परसेंटेज हम जिसकी 14% बात कर रहे हैं, वो काफी कम है इन रियल टर्म्स एक्चुअली। जिससे 15 रुपये किराया बढ़ागा, 25 रुपये करेगा। अमृतसर से दिल्ली का किराया और अमृतसर से चंडीगढ़ का किराया हार्डली कोई 20 रुपये बढ़ेगा, वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक राजधानी का किराया है, जब उनके लिए वो ज्यादा होगा। लॉन्ग रूट्स वाली जो ट्रेन है उन पर भी वो भी नहीं, वो जो सुपर एसी टाइप जो है उनका किराया परसेंटेज में बहुत ज्यादा बढ़ेगा उससे। बट उसमें हम जैसे लोगों को वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड फैसिलिटी मिल रही है। अगर फैसिलिटी नहीं है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो ज्यादा प्रेफर करेंगे कि भाई एयर जाओ। तो कमर तोड़ का तो जवाब मेरे हिसाब से ये है, कुल मिलाकर जी। कुल मिला के अब ये देखना पड़ेगा। महंगाई तो देखो मैडम, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं, लकी साहब ने ठीक बोला, महंगाई तो देखो बढ़ रही है, प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। अब ये मैंने आगे हम लोग जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, प्राइस राइज की। एक सस्टेनेबिलिटी होती है, 6 महीने में जब प्राइस बढ़ते हैं उसको प्राइस राइज बोलते हैं। एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में वो प्राइस राइज नहीं होता। इसका इम्पैक्ट, अगर हमारे रेलवे मिनिस्टर कमिंग बजट में फैसिलिटीज को हमारे कुछ बात करते हैं, जी जी, कुछ देने की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पवन कुमार बंसल जी ने लास्ट टाइम बोला था, कई फैसिलिटी उन्होंने देने की कोशिश की थी, जी, जी। वो बात लगे, वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर फैसिलिटी देंगी, साथ साथ में कुछ सपोर्ट देंगे, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो काफी जी, लेकिन यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लकी साहब ने बोला कि फेज वाइज बढ़ाया जाना चाहिए था, ना कि ऐसे ही कमर तोड़ फैसला वो तो बात वही मैंने बोल दिया ना। वो अगर 10 साल तक हमारे पिछले जो रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं, क्योंकि जनता का सोचा ना, उन्होंने एक साथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि जनता पर एक साथ अगर हम बढ़े हुए किराए का ब्रेक थ्रू देखें तो 14.2% बढ़ा है, उसमें 10% वही है जो यूपीए सरकार ने बढ़ाया था। 4.2% वो फ्यूल एफिशिएंसी के कारण, जो फ्यूल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि 10% कांग्रेस का है, आपको ये मानना पड़ेगा कि 14% मैं आपको एक उसका जो ब्रेक थ्रू है, ब्रेकअप पॉइंट है, मैं आपको वो दे रहा हूं। 10% वो है और 4.2% पैसेंजर फेयर में और 1.5% वो फ्यूल डिफिशिएंसी के कारण, जो फ्यूल रेट्स की बढ़ोतरी हुई है, वो उसके कारण है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इसके साथ ही कि रेलवे जो मिनिस्ट्री है, दैट इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हम उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे एक साथ लगाकर नहीं देख सकते। तो सिर्फ कमर्शियल समझे, पब्लिक ना समझे उसको। बिल्कुल पब्लिक समझेगी उसको। आप देखिए डीटीसी का किराया 10%, सॉरी मेट्रो का किराया दिल्ली में डीटीसी के बसेस से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं। आप डीटीसी के हालात देखिए, लोग डीटीसी में जाने को तैयार नहीं है। जब तक लोगों को सहूलियत नहीं मिलेगी और जब लोगों को सहूलियत मिलनी शुरू हो जाएगी, मॉडर्नाइजेशन, सेफ्टी, जब ये मिलेगा, लोगों को बढ़ा हुआ किराया देने में कोई आपत्ति नहीं। तो लकी साहब ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति मोदी सरकार नहीं कर रही है, मोदी सरकार सुधार लाने वाली राजनीति कर रही है। मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मेरे साथी भी हैं, और भी मैं टेलीविजन चैनल पर देख रहा हूं, मंजे हुए इकोनॉमिस्ट की तरह बातें कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बातें कर रहे हैं, कमर्शियल एंगल की बात कर रहे हैं। और आज से कुछ दिन पहले जब ये बात करते थे, आम जनता की बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, वो बात करते थे। नहीं, मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि तब तो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे और आज एकदम से इन्होंने यू टर्न ले लिया है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी तो महंगाई आपने देखा होगा कि सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, और अब पेट्रोल डीजल के 2-3 बार इन्होंने बढ़ावा कर दिया जब से चुनाव हुए उसके बाद से लेकर अब ये रेल पैसेंजर हाइक हुआ। इसके अलावा भी देखिएगा आप कितने
जो है जी, जी। हाइक्स आने वाले हैं, और जो महंगाई की बात ये हमेशा करते थे, जी, उस पे ही घिरते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इराक में स्थिति हुई है और अब कहा जा रहा है कि तेल का संकट आने वाला है, और तेल के संकट के बाद, जबकि पहले से ही ये माना जा रहा है कि तेल का जब संकट आएगा तो भारत में महंगाई और बढ़ जाएगी, ऐसे में क्या पहले से जो मुश्किल आने वाली, ऊपर से ये मुश्किल और लाद दी गई है रेल किराया बढ़ाकर? देखो मैडम, ऐसे है कि तेल का जो है ना कीमत, वो तो बढ़ चुकी है। आज से मैं बोलूँगा, कांग्रेस पार्टी को मैं कोई बिलीव नहीं करूँगा। जो 4-5 साल पहले इन्फ्लेशन 14% हुई थी, वो यही कारण था। जो $80 का जो बैरल होता था, वो बढ़ गया $175। तो वो 2 गुना प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो हम पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो 60 to 70% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। आपने ठीक बोला है कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है जी। तो उसको करने के लिए, बट ये बात नहीं है। अब एक बात कि प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए थी, शायद ये प्रायोरिटी दूसरी चीजों पर होनी चाहिए। अब अगर आप, मैंने जो पहले बात कही उसमें से एक बात मैं कहनी चाहता हूँ। अब किसी से बात कर लीजिए, मेरे कई दोस्त मित्र हमारे, हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं। अब मेरा दोस्त अभी बॉम्बे गया था, एक दोस्त मेरा जगन्नाथपुरी गया था। आजकल ट्रेनें 1 मिनट भी लेट नहीं होती, ये बहुत अच्छा कदम है। आज की डेट में रेलवे का जो परसेप्शन था, जो 24 घंटे लेट होती थी, कहते टाइम रेलवे में टाइम से ट्रेन आ गई, 9 बजे आ गई। अब ऐसी बात नहीं है, 9 बजे का मतलब है 9 बजे ही, 5 मिनट पहले। तो ये चीजें तभी होती हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक हो तो मेरे हिसाब से एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पिछले कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने बजट में 90% बताया था, जिससे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वो बात अलग है, पॉलिटिकल एंगल से तो हम लोग चलो बोल सकते हैं, बट ये बात तो सही है। 14% तो इंक्रीज वैसे मेरे हिसाब से अगर बजट में करते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम होता है। जी, साथ साथ रेलवे को आवंटन भी बढ़ना चाहिए ताकि जो परियोजना है उनको भी मदद सबसे बड़ी बात है सुविधाओं की। और अगर इन्होंने ये बढ़ाना भी था, 14% पे तो हम बिल्कुल एग्री नहीं करते, 2-4% अगर बढ़ाना भी था तो पहले कुछ करके दिखाते, कुछ सुविधाएं करते, कुछ जो लूप होल्स थे उनको प्लग करते, कुछ सफाई व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारने की कोशिश करते, सिग्नलिंग में सुधार लाते, अच्छा दिखाकर बाद में बुरा करते। नहीं, बुरा नहीं करते, फिर लोगों को लगता कि शायद ये कुछ कर रहे हैं। 2-4% अगर इन्होंने इंक्रीज किया वो तो जस्टिफाइड होता। 14% इंक्रीज करना और कोई सुविधा ना देना, रोकना पड़ेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में रेलवे बजट आ रहा है, मुझे लगता है लक्की जी उससे देख के खुश हो जाएंगे। जी जी, शायद विरोधियों को भी खुशी होगी रेल बजट जब अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।